आज नेशनल न्यूज सेंटर में सबसे पहले हम बात करेंगे मासूम बच्चों की, जो हम सबका भविष्य हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों की मंडी लगती है। यहां बच्चों को उनकी सेहत और रंग के हिसाब से बेचा जाता है, वो भी खुलेआम। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो इंटरनेट पर बच्चों को बेचता था। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ ये नहीं है। पुलिस ने जिस गिरोह को पकड़ा है वो एक एनजीओ चलाने का दावा करता था, लेकिन उसकी आड़ में बच्चों की खरीद फरोख्त का धंधा चलता था। पुलिस को शक है कि यह गिरोह पिछले 2 सालों में 75 बच्चों की तस्करी कर चुका है। इंटरनेट पर आपने जूते खरीदे होंगे, शर्ट खरीदी होगी, पैंट खरीदी होगी, लेकिन अब इंटरनेट पर बच्चों की भी मंडी सज चुकी है, जहां जरूरत और बच्चों के हिसाब से रेट तय है। आपको यह सुनने में अजीब भले ही लग रहा हो, लेकिन यह सच है। इंटरनेट पर उम्र, रंग और लिंग के हिसाब से बच्चों की खरीद फरोख्त का काला धंधा चल रहा है। आखिर कौन इस गलत काम को अंजाम दे रहा था? उससे पहले सुनिए बच्चों के इस मंडी के रेट। नवजात बच्चे की कीमत 3.5 लाख रुपए, 2 महीने के बच्चे की कीमत 8 लाख रुपए, 1 साल के बच्चे की कीमत 3 लाख रुपए। इंटरोगेशन हुआ है, तब ये पता लगा है कि इस संस्थान के जरिए जो भी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होते थे उनको ये कहते थे कि बच्चा या तो न्यूबॉर्न बेबी या थोड़ा बड़ा बच्चा भी, डिपेंडिंग ऑन उसके हिसाब से पैसा करीब 3 लाख, 3.5 लाख से 7-8 लाख, जहां भी जो भी पैसा जहां अवेलेबल है, इसमें ये बच्चा मुहैया करा देंगे, अवेलेबल करा देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चों की ये मंडी देश की राजधानी में सजती थी। दिल्ली के द्वारका इलाके के इसी फ्लैट से ये गोरख धंधा चलता था, जहां इंटरनेट पर ग्राहक जुटाए जाते थे और उन्हें यहां बुलाकर डील होती थी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मिनिमम कर 3-4 साल से हो रहा होगा, 2 साल से मिनिमम। ये संस्था यहाँ पर 2 साल से है, हो सकता है इससे पहले कहीं और लोकेशन। दिल्ली पुलिस के माने तो यह सारा खेल एक एनजीओ की आड़ में होता था, जहां बच्चों को खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। यह गिरोह दावा करता था कि जैसे बच्चे चाहिए वो उन्हें लाकर देगा। गोरे और तंदुरुस्त बच्चों के दाम सबसे ज्यादा होते थे। इसी तरह लड़के और लड़की के दाम भी पहले से तय होते थे। ये लोग सबसे ज्यादा पैसे नवजात बच्चों के लिए वसूला करते थे। पुलिस के मुताबिक धोखा देने के लिए इस गिरोह ने राष्ट्रीय जनहित जनसेवा संस्थान नाम का एक एनजीओ खोला हुआ था। इसी नाम से एक वेबसाइट भी थी, जहां पर बच्चों को गोद लेने में मदद का भरोसा दिलाया जाता था। लेकिन असल में इस वेबसाइट का काम ग्राहक जुटाने का था। ये एक वेबसाइट पे इनका ऐड भी आता है कि इनके संस्था के थ्रू बच्चे एडॉप्ट किए जा सकते हैं। पुलिस को शक है कि ये गिरोह अब तक 75 से ज्यादा बच्चों का सौदा कर चुका है और इनके तार दिल्ली, हरियाणा, यूपी और झारखंड तक फैले हुए हैं। इनका इंटायर स्कीम ऑफ ऑपरेशन था, जो दिल्ली में जैसे अस्पताल है खिचड़ीपुर में, द्वारका मोड़ पे, कोई नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, कोई लोनी में, झारखंड में, बुलंदशहर में, मेरठ में, और तकरीबन इनके जो रजिस्टर्स वगैरह हैं उसमें तो सैकड़ों के करीब इस तरह की लिस्ट है। इस गिरोह का सरगना विनोद पहले द्वारका में प्रॉपर्टी का कारोबार करता था, लेकिन पैसा कमाने के लिए उसने बच्चों की मंडी लगानी शुरू कर दी। फैमिली से ही अपना लेने वाले और देने वाले, पैसे का कोई ऐसा वो नहीं था। उसमें मीटिंग करा देते थे। हाँ, आमने सामने। तो आपको जब पकड़ा गया तो पुलिस ने जब आपको पकड़ा तो उस टाइम कितने पैसे की डील हुई थी, क्या किया गया था? उस वक्त पैसे की कोई डील हुई थी, न ही पैसे बरामद हुए, न ही कुछ ऐसा हुआ था, न ही बेबी था मेरे पास उस टाइम। विनोद का दावा है कि गोद दिए गए सभी बच्चे उसके परिवार के हैं, लेकिन जब हमने पुलिस के बयान का हवाला दिया तो इसने कबूल किया कि अब तक 15 बच्चों को बेच चुका है। तकरीबन इनके जो रजिस्टर्स वगैरह हैं उसमें तो सैकड़ों के करीब इस तरह की लिस्ट है, लेकिन जो अब तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 20 से ज्यादा
इस तरह का जो इनका जो कुकर्म है वो सामने आया है, जिसमें कि ये बच्चों को दूसरे के पास इलीगल तरीके से चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके प्रोवाइड किया हुआ है। दिल्ली में हर रोज 20 बच्चे गायब होते हैं। हर साल बच्चों के गायब होने का ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बच्चा बेचने वाले इस गिरोह के पर्दाफाश को दिल्ली पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन अब उसकी चुनौती उन बच्चों को उनके असली माता पिता तक पहुंचाने की है जिन्हें इस गिरोह ने बेच डाला है। विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। अब सवाल यह है कि आखिर यह गिरोह बच्चे लाता कैसे था, इंटरनेट पर कैसे बच्चों को बेचा जाता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन मां बाप को बच्चे खरीदने होते थे, यह गिरोह उन्हें अस्पताल में कुछ दिन के लिए भर्ती करवाता था और फिर जन्म प्रमाण पत्र के साथ भेजा जाता था। पुलिस को शक है कि यह गिरोह बच्चा चुराकर यह गंदा धंधा चलाता था। हर माता पिता की आंख का तारा होते हैं बच्चे, और जिन माता पिता को ये सुख नसीब नहीं होता, वो एक अदद बच्चे के लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। बच्चों को लेकर इसी बेकरारी का फायदा ऐसे गिरोह उठाते हैं जो बच्चों को दिलाने के नाम पर मुंह मांगी कीमत वसूलते हैं। बच्चा बेचने वाला ये गिरोह ऐसे ही माता पिता को अपना शिकार बनाता था और इसका हथियार होता था इंटरनेट पर ये गिरोह राष्ट्रीय जनहित जनसेवा संस्थान की वेबसाइट के बहाने लोगों को बच्चा गोद दिलाने का वादा करता था। जब एक बार डील पक्की हो जाती थी, तब फिर सारा खेल शुरू होता था। सबसे पहले समझिए ये गोरख धंधा होता कैसे था। पुलिस की माने तो इस गिरोह की कई राज्यों के अस्पतालों से सांठगांठ थी। जिनको बच्चा चाहिए होता था, उन्हें एक प्रेग्नेंट लेडी के तौर पर एडमिट करवाते थे। 2-3 दिन बाद उनकी गोद में बच्चा लाकर दिया जाता था। अस्पताल में ही जन्म प्रमाण पत्र इश्यू हो जाता था, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद से बचा जा सके। ये उस पेरेंट को एक अस्पताल में, छोटे छोटे अस्पताल जो लोकल एरिया में होता है, वहां पर भर्ती भी करा के दिखाते थे कि बच्चा इन्हीं को पैदा हुआ है। और दूसरी तरफ लोअर इनकम ग्रुप या इस तरह के गलिबुल पेरेंट्स को कि जिनको बच्चा होने वाला हो, एक तो न्यू बॉर्न बेबी 3-4 दिन का सर्व करते थे एडॉप्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और जिस जो खरीदने वाला है उसको अस्पताल में भर्ती करा के दिखाएंगे कि बच्चा ही नहीं हुआ, जबकि दूसरे का बच्चा आएगा, वो हर तरह का डॉक्यूमेंट फोर्ज करके। अब सवाल यह है कि बच्चों को लाया कहां से जाता था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला है कि एनजीओ की आड़ में बच्चों की तस्करी करने वाला एक गिरोह 3 तरीकों से बच्चों को हासिल करता था। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि 3 माध्यमों से बच्चों की व्यवस्था की जाती थी। गैंग में शामिल लोग बच्चा चोरी और अपहरण के अलावा IVF तकनीक से भी पैदा हुए बच्चों को आगे मोटी रकम पर बेच देते थे। यानी ये गिरोह न सिर्फ बच्चों को चुराता था, बल्कि उनका अपहरण भी करता था। यही वजह है कि पुलिस अब इस मामले की तह तक जाने में जुट गई है। तकरीबन इनके जो रजिस्टर्स वगैरह हैं उसमें तो सैकड़ों के करीब इस तरह की लिस्ट है, लेकिन जो अब तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 20 से ज्यादा इस तरह का जो इनका जो कुकर्म है वो सामने आया है। जिसमें पुलिस अब इस पूरे मामले में उन अस्पतालों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है जो गैर कानूनी रूप से बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मुहैया करवाते थे। छोटे जो नॉन डेस्क्रिप्ट किस्म के नर्सिंग होम्स हैं वो सब सामने हैं। तो नेचुरली अस्पताल का रोल तो इसके दायरे में आता ही है। बच्चों को बेचने का ये तरीका अब तक का शायद सबसे अनोखा मामला है, जिसमें तस्करों ने इंटरनेट को ही बड़ा हथियार बना डाला है। विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। आपको यह बता दें कि 4 दिनों के भीतर पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले एक दंपत्ति को एनजीओ के दफ्तर भेजा, जहां पहले 4.5 लाख में सौदा तय हुआ, लेकिन फिर बाद में एनजीओ की तरफ से पैसे बढ़ा दिए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गिरोह अब तक 20 बच्चों का सौदा कर चुका है। यही वो दफ्तर है
जहां मासूम बच्चों की मंडी लगती थी। पैसा दो और अपनी पसंद का बच्चा लो। बच्चों की इस महासेल में नवजात मासूमों से लेकर बड़े बच्चे भी शामिल होते थे। ये गोरख धंधा राजधानी दिल्ली में धड़ल्ले से जारी था, लेकिन इस गंदे धंधे की भनक महिला और बाल विकास निदेशालय को लग गई, जिसके बाद चंद दिनों में ही इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया। चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट का पर्दाफाश किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला है शिखा, और एक विनोद और एक अनिल। ये लोग एक राष्ट्रीय जनहित जनसेवा संस्थान के नाम से एक इंस्टीट्यूशन क्लेम करते रहे कि एक एनजीओ है, लेकिन एक तरह का फेक इंस्टीट्यूशन सेक्टर 16B द्वारका के इलाके में चलाते रहे हैं। बच्चों की तस्करी की खबर मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया। मासूमों के मुजरिमों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसने चंद दिनों में ही अपने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। प्लान के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एक दंपत्ति को फर्जी ग्राहक बनाकर इस एनजीओ के ऑफिस भेजा, जहां इन्होंने बच्चा गोद लेने की बात कही। ये सारी बातचीत 4 जून की है। पुलिस के मुताबिक विनोद कुमार नाम के शख्स ने 4,20,000 रुपए में सौदा पक्का किया। यहाँ पर विनोद कुमार ने दंपत्ति से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 8,000 रुपए भी वसूले। सौदा पक्का करने के बाद पुलिस इस गिरोह के फोन का इंतजार करने लगी। 4 दिनों की खामोशी के बाद एनजीओ से दंपत्ति को एक कॉल आई। एनजीओ ने दंपत्ति को बताया कि उनके पास एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। एक बच्चा नवजात है, जबकि दूसरा 2 साल का है। इस बार एनजीओ ने बच्चों का रेट बढ़ाकर 5,50,000 रुपए बताया। दंपत्ति इस रकम पर भी बच्चा लेने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद पुलिस टीम ने दंपत्ति को पैसे देकर एनजीओ ऑफिस भेजा, जहां डील होते ही दंपत्ति ने पुलिस को मिस कॉल मारी, जिसके बाद पुलिस ने रेड डालकर इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। ये तो इस तरह का सेंसेशनल इशू है और सेंसिटिव इशू है कि कहीं वो बच्चे किडनैप किए हुए हैं, किडनैप करके बच्चों को कर रहे हैं, किस हालात में हैं, कहां से हुए हैं। तो ये काफी लंबा चौड़ा वाइड गैमेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें होएगा। पुलिस की 4 लोगों की टीम ने छापेमारी करके वहां से एक 2 साल के बच्चे के साथ विनोद कुमार, शिखा चौधरी और अनिल पांडे नाम के एक शख्स को धर दबोचा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्चा गोद लेने के लिए इस एनजीओ को भारत सरकार से मान्यता नहीं मिली थी। बावजूद इसके आरोपी अब तक 20 बच्चों का सौदा कर चुका है। और सोचिए जरा, बच्चों की बिक्री हो रही थी, वो भी इंटरनेट पर। आप इंटरनेट से सामान खरीदते होंगे, खाने पीने की चीजें, कपड़े, और वहां पर अब बच्चे बिक रहे हैं। बहुत ही चौंकाने वाला यह खुलासा है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमोद कंठ साहब जुड़ चुके हैं। आप खुद भी एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस में बड़े अधिकारी रहे हैं, बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही संध्या बजाज भी हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि एनसीपीसीआर में रह चुकी हैं, उनकी मेंबर रह चुकी हैं। आमोद कंठ साहब, पहला सवाल आपसे ही है, और सवालों के घेरे में यह पूरा सिस्टम है, जिस तरीके से मासूम बच्चे इंटरनेट के जरिए बिक रहे थे, मानो कोई सेल की चीज हो वो। नहीं, ये जो व्यापार, बच्चों का व्यापार है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, अब तो जो नया कानून है 370 आईपीसी के अंतर्गत, ये बहुत ही सीधा साधा केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। और सच पूछिए तो बच्चों का व्यापार, मतलब कि जो अडॉप्शन के नाम पे या बच्चों का जो खरीद फरोख्त हो रहा है, ये बड़े पैमाने पे पूरे देश में होता है। ये महज इत्तेफाक की बात है कि एक संस्था, जो संस्था थी ही नहीं, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है, उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि बच्चों को, एक बच्चे को भी रख सके। आप जानते होंगे कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत किसी भी बच्चे को, 2 बच्चे, एक बच्चे को भी रखने के लिए उसको फिट पर्सन या फिट इंस्टीट्यूशन का एक लाइसेंस चाहिए। बिना उस लाइसेंस के लोग नहीं रख सकते हैं बच्चों को। हमारे प्रयास के ही कम से कम 45 होम्स है जहां के हजारों बच्चे रहते हैं, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, उसके लिए पूरा इंतजाम होता है और सरकार की तरफ से इजाजत होती है जी। यहाँ पे जाहिर है कि ये पूरा का पूरा क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन था, ये अपने आप में कॉन्स्पिरेसी थी, और फिर खरीद फरोख्त सीधे सीधे बच्चों का चल रहा था। तो इस ढंग की चीजों को रोकने की कोशिश होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि लोगों को बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल। एनजीओ का नाम तो दे ही नहीं, ये एनजीओ नहीं है मेरे हिसाब से, ये कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से आप बता रहे हैं और जिस तरीके का इनका मोडस ऑपरेंडी है, इससे तो ये लगता है कि ये बच्चे कोई बेसहारा बच्चे नहीं रहते होंगे, बल्कि ये चोरी के बच्चे होंगे, किसी ना किसी के जिगर के टुकड़े होंगे।
जिन्हें चुराकर यहां लाया जाता होगा और इस तरीके से फिर बेचा जा रहा होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बहुत पुरानी बातें याद आ रही हैं। मतलब कि जब मैं पुलिस में था तब की बातें, या प्रयास के माध्यम से जो बहुत सारे बच्चों को हम किसी संस्था को सौंपते हैं। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर मिल जाते हैं हम लोगों को, तो किसी ऐसी संस्था को हम सौंपते हैं जहां पे बच्चों को रखने की उनको इजाजत हो, यानी वो बाजाप्ता एडॉप्शन एजेंसीज के तौर पे काम करती हैं या उनको पूरा अथॉरिटी होता है। तो ये चीज जो है, आप सही कह रहे हैं कि ये बच्चे अस्पताल से हैं, ये बच्चे गरीब माता पिता अपने बच्चे को हैंडओवर कर सकते हैं, पैसा लेके हैंडओवर कर सकते हैं, जा सकता है, यानी जो तमाम कुछ दिक्कत आ रही है, कोई तकनीकी खामी है। दोबारा हम कोशिश करेंगे कि आमोद कंठ साहब से हमारा संपर्क हो सके, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत ही चौंकाने वाला यह खुलासा है। और आपको बताएं कि अस्पतालों की भी इस पूरे मामले में, इस गोरख धंधे में भूमिका होती थी। वो इस तरीके से जो पेरेंट्स बच्चों को चाहते थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता था और ऐसे दिखाया जाता था जैसे उस एक मां ने बच्चे को जन्म दिया हो और बाकायदा उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। हमारे साथ आमोद कंठ जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आमोद कंठ साहब, यह बात तो और ज्यादा चौंकाती है कि कुछ अस्पताल भी इस गोरख धंधे में शामिल थे। नहीं, मैं पहले भी इस बात को कहने की कोशिश कर रहा था कि हालो हाल तक या अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जो अस्पताल हैं जहां बच्चों की पैदाइश होती है, हो सकता है ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके माँ बाप नहीं रखना चाहते हैं बहुत सारे कारणों से, तो वहां से इस ढंग का धंधा चलता रहा है। अगर आप पूरे देशव्यापी इस बात की जांच करें, जो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग के बहुत सारे सेंटर्स अलग अलग हिस्सों में देश के हैं, 9 प्रदेशों में हम काम करते हैं, हमें मालूम है कि अस्पतालों के माध्यम से बच्चों का खरीद फरोख्त या बच्चों को उठाना ले जाना, ये बड़ी आम बात है और ये बहुत जगह होता रहा है। इस केस में भी आप जब बता रहे हैं कि किसी अस्पताल की भी इसमें शमूलियत थी, अस्पताल भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, इस धंधे में शामिल था, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ हो सकता है एक्शन होना चाहिए जी। और यहाँ पे पुलिस के नॉलेज में कभी कभी ये बात आती है, आमतौर पे चाहिए ये कि ये तमाम, कोई बच्चा कहीं भी मिलता है जी जी। तो उसकी रिपोर्ट तुरंत पुलिस को हर किसी को देनी चाहिए अगर माँ बाप के साथ बच्चा नहीं। अच्छा आमोद कंठ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों को उठा दिया जाता है, बच्चों को लोग भेज देते हैं। चूंकि आप खुद इस तरह के काम में जुड़े रहे हैं, लंबे वक्त से बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे, आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, जरा मुझे ये बताइए, क्यों ना हम ये माने कि अगर इस तरह के हालात हैं, इस तरह की स्थितियां हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो एडॉप्शन से जुड़ी हुई पेचीदगियां हैं वो भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो दंपतियां हैं जिन्हें बच्चों की चाहत है, उन्हें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेसब्र हो रहे होते हैं, लेकिन पेचीदगियां इतनी हैं, कानूनी अड़चनें इतनी कि उन्हें लगता है चलो इस तरह से हम बच्चा खरीद ही लें। फिर आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और जो इससे जो जुड़े हुए कानून हैं उनमें संशोधन के लिए भी हम लोगों ने पहल की थी, बल्कि मैंने काफी बहस की थी इस बात पे और ये कहा था कि जिस देश में लाखों लाख बच्चों का एडॉप्शन होना चाहिए, कानूनी एडॉप्शन होना चाहिए, उसके लिए सिस्टम अलग होना चाहिए। अभी स्थिति यह है कि मुश्किल से 10 बच्चों में या 8 बच्चों में एक बच्चे का लीगल एडॉप्शन हो रहा है। पूरे देश में मुश्किल से 6 से लेकर 10,000 बच्चों का एडॉप्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो उससे 10 गुना संख्या में जो बच्चे जिनको लिया जा रहा है, माँ बाप ले रहे हैं, किसी और तरीके से ले रहे हैं, तो गैर कानूनी तरीका ही तो हो सकता है, क्योंकि उनको प्रॉपर ढंग से लीगली अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये एक अजीब सी स्थिति है जिसका समाधान करने के लिए कानून में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। तो कानून में चेंजेस होने चाहिए, इसको आसान बनाना चाहिए और आसान बनाने के अलावा इसकी आवश्यकता है कि पुलिस इस बात को समझे, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन समझे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी समझे इस बात को। मैं इसका जवाब लेता हूं, अपने अपने रोल को प्ले करने की आवश्यकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आमोद कंठ जी। मैं इसका जवाब संध्या बजाज जी से लेता हूं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, एनसीपीसीआर की आप मेंबर रह चुकी हैं। संध्या जी, मैं जिक्र कर रहा था कानूनी पेचीदगियों का। क्यों ना हम ये माने, अगर इस तरीके का गोरख धंधा गड़बड़ झाला हो रहा है तो इसके पीछे एक सिस्टम जिम्मेदार है। अगर जो एडॉप्शन से जुड़े हुए तमाम कानून हैं या जो उसके लिए और तकनीकी खामियां उसमें हैं उनको ठीक कर दिया जाए तो इस तरह के हालात ही ना पैदा हो। संध्या बजाज जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? कोई दिक्कत आ रही है? आमोद कंठ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप बोल सकते हैं। नहीं, आप जो संध्या शायद जो कहती, मैं समझ रहा हूं, जो
वो राष्ट्रीय स्तर पर वो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स के मेंबर रह चुकी हैं, उनको काफी गहरा ज्ञान इस बात का है। हम लोग कानून के संशोधन की बात कर रहे थे। देखिए, अभी अगर जो कानून है, आज का जो कानून है, आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पे कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, स्टेट करते हैं स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, और बहुत सारे बॉडीज हैं। देखिए, कानूनी दृष्टिकोण से बहुत सारे बॉडीज को बना दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये व्यापार है, जिस व्यापार की आप खुलासा आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्यापार बकायदा चल रहा है। तो कोई तो कारण होगा ना कि इस ढंग का ये व्यापार की क्या कोशिश होनी चाहिए, कौन कौन से लोग जिम्मेवार हैं। मैं थोड़ा सा एक बात आपको, देश में करीब करीब 300 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 है। देश में 16,000 पुलिस स्टेशन हैं, लाखों लाख पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके पास भी खबर मिल जाती है। हॉस्पिटल्स को भी कंट्रोल करने के तरीके हैं, डॉक्टर्स की भी जिम्मेवारी होती है। तो ये तमाम लोग जो हैं, इनमें कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं जो दोषी हैं। कोई पुलिस ऑफिसर दोषी हो सकता है, कोई अस्पताल वाले दोषी हो सकते हैं, या और लोग जो जुड़े हुए हैं इस काम से वो दोषी हो सकते हैं। ये एक अपने आप में बड़ा मसला है। और जब आज कानून ये कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपको पता है कि चाइल्ड लेबर है, इमोरल ट्रैफिक है, या एडॉप्शन है, या ऑर्गन ट्रेड है, ये तमाम अलग अलग ढंग के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तरीके हैं। जो एडॉप्शन या बच्चों का व्यापार, खरीद फरोख्त एडॉप्शन के पर्पस के लिए, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा ही भयंकर स्वरूप है। और मैं समझता हूं कि इसकी पूरी पुरजोर तरीके से इसका इलाज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद कंठ जी, हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार से ये बातें हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई हैं। लेकिन सोचिए जरा, अगर इस तरीके से बच्चों की बिक्री अब इंटरनेट के जरिए की जा रही है, तो किस तरह की स्थिति है, और क्यों ना फिर इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए।